हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मूल्यांकन सूची। देखिए, इकाई 7 का मैंने फर्स्ट पार्ट आपको अपलोड किया था और मैं करा रही हूँ आपको यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी, वो भी अच्छे नोट्स बिल्कुल फ्री। नो आपको पेड क्लास, बिल्कुल फ्री क्लास है और सारे अच्छे हैं। मैंने पूरा सिलेबस आपको टॉपिक वाइज कराया है। तो जिन बच्चों जो भी बच्चे अभी यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर पीछे के सारे यूनिट के जो है वीडियो आप लोग देख सकते हैं। बस आपको मेरे लिए क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो करना लाइक और भी अच्छा लगे तो करना शेयर। मना कोई बात नहीं, फ्री सेवा है, देखो और जाओ, पर लाइक कर जाया करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूल्यांकन सूची। आज आपका इकाई 7 का सेकंड पार्ट है। ओके, तो मूल्यांकन सूची क्या है। इस कौशल के मूल्यांकन के लिए 7 बिंदु मापनी है तैयार की जा सकती है, जैसे कि प्रस्तावना कौशल में किया गया है। मापनी कौशल के घटकों को एक तरफ लिखकर हम दूसरी तरफ 7 बिंदु मापनी लिखकर बनाए, जैसे कि प्रदर्शन कौशल। ओके, शिक्षक की संपूर्ण प्रक्रिया केवल मौखिक रूप में ही नहीं चल सकती। विषय वस्तु स्पष्ट करने के लिए अगर कोई भी शिक्षक है तो वह सोचे कि मैं मौखिक रूप से ही बच्चों को सारा ज्ञान दे दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए जो है विषय वस्तु स्पष्ट करने के लिए शिक्षक को कुछ ना कुछ क्रिया में कक्षा करके दिखानी ही होगी। कुछ ना कुछ अगर बच्चों को कुछ सिखाना है तो शिक्षक को कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसी क्रिया बच्चों को दिखानी पड़ेगी। कई बार शिक्षक को प्रदर्शन विधि का सहारा लेना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है, कुछ बच्चे समझ जाते हैं किसी चीज़ को, कुछ नहीं समझ पाते, तो टीचर क्या करेगा, उसको जो है प्रदर्शन यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को दिखाएगा, ठीक है, या फिर उस चीज़ का किसी तरीके से प्रदर्शन करेगा, तो उसका सहारा लेना पड़ता है। विशेषकर जैसे कि विज्ञान के विषय में तो प्रदर्शन शिक्षण का आवश्यक अंग होता है। जैसे कि यदि किसी कक्षा में किसी गैस को तैयार करने की विधि बतानी है, अब उसको आप मुँह जबानी मौखिक रूप से बच्चों को समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते, तो शिक्षक जो है गैस बनाने की विधि का प्रदर्शन कक्षा में करेगा, फिर दूसरे छात्रों को स्वयं करने के लिए कहेगा, तो यही प्रदर्शन कहलाता है। अब इसके घटक क्या होते हैं। देखिए, विषय वस्तु से संबद्धता होनी चाहिए, छात्र जो है समगढ़ता होने चाहिए, प्रयोग संबंधी वस्तुओं और सामग्री का उपयोग होना चाहिए, जैसे कि ये, और प्रदर्शन की उपयोगिता होनी चाहिए, प्रदर्शन दृष्टिगोचर होनी चाहिए, कार्य कारण संबंध स्थापित करना, परिणाम निकालने की क्षमता, ये सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए इस कौशल के अंतर्गत। अब दूसरा आपका आता है दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल क्या होता है। इस दृष्टांत कौशल जो है वो व्याख्या कौशल भी कहते हैं। जैसे कि कक्षा में जटिल प्रतिजन यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, तो विचारों आदि को सुगम बनाकर विद्यार्थियों को समझाना पड़ता है। मान लीजिए कोई बहुत ही कठिन टॉपिक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बच्चों को व्याख्या करके समझाएंगे, उसको तोड़ के उसका व्याख्या करेंगे जिससे कि बच्चे समझ जाएं। तो इस कार्य के लिए शिक्षक जो है दृष्टांत कौशल का प्रयोग करता है। शिक्षक जब किसी विषय वस्तु को सरल तथा स्पष्ट बनाने के लिए चित्रों का, स्पष्टीकरण का, उदाहरणों आदि का सहारा लेता है। जब हम कोई महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और वह कठिन होता है, तो हम क्या करते हैं, चित्र के द्वारा बच्चों को बताएंगे, उसका स्पष्ट चित्र को दिखाकर उसका स्पष्टीकरण करेंगे, उसके ऐसे एग्जाम्पल देंगे जिससे बच्चों को समझें बच्चे, ठीक है। तो इसे जो कहते हैं, इसे दृष्टांत कौशल या दृष्टांत व्याख्या कौशल भी कहा जाता है। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं। इससे उद्देश्य ये होते हैं, एक तो पाठ को रुचिकर बनाना होगा, क्योंकि जब एक ऐसा बोरिंग चैप्टर हो या फिर बोरिंग टॉपिक होता है तो बच्चे उसमें रुचि नहीं लेते। लेकिन अगर उसमें हम कोई एक्टिविटी करते हैं, बच्चों को कुछ दिखाते हैं, बच्चों को कुछ कराते हैं, तो बच्चे का जो पाठ है उसमें वह रुचि बनी रहेगी। अज्ञात ज्ञान को ज्ञात के साथ संबंध करना हो जाएगा, जटिल तथा अपरिचित ज्ञान को सरल तथा परिचित बनाना हो जाएगा, ये इसका उद्देश्य है। विद्यार्थियों की कई इंद्रियों का प्रयोग होगा। दृष्टांत प्रयोग करते समय सावधानी क्या होनी चाहिए। अगर हम ये वाला जो है प्रक्रिया प्रयोग कर रहे हैं शिक्षक, तो उसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए। दृष्टांत पाठ के विशिष्ट उद्देश्यों से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। जो उसके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जो पाठ के जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उससे संबंधित होना चाहिए। अलग टॉपिक का उठा के हमें नहीं दिखाना है। दूसरा, दृष्टांत मुख्य संप्रदाय से संबंधित होना चाहिए। दृष्टांत जो है रुचिकर होना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आए।
फिर है दृष्टांत विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के होने चाहिए, यानी कि अब मान लीजिए आप छोटे बच्चों को बता रहे हैं और आप एग्जाम्पल दे रहे हैं बड़े बच्चों वाला, तो बच्चे के कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बच्चों का मन नहीं लगेगा। तो वो जो है बच्चे के मानसिक स्तर के हिसाब से होना चाहिए। दृष्टांत विभिन्न प्रकार के होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग तरीके से हमें व्याख्या करनी आनी चाहिए, ठीक है, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से हमें प्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के होने चाहिए। फिर है आपके दृष्टांत के प्रयोग के उपागम। इसके जो प्रयोग के उपागम कौन कौन से हैं, जैसे कि अशाब्दिक, शाब्दिक। अशाब्दिक उपागम के अंतर्गत जो है आपका वास्तविक पदार्थ जैसे कि मंडल है, चित्र है, मानचित्र, चलचित्र, रेखा चित्र आदि शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें जो है कोई शब्द नहीं होता, इसमें आप चित्र के द्वारा बता रहे हो बच्चों को, मानचित्र के द्वारा बता रहे हो, चलचित्र के द्वारा बता रहे हो, रेखा चित्र के द्वारा बता रहे हो, ठीक है। लेकिन शाब्दिक उपागम के अंतर्गत जो है शब्द चित्र, जिसमें बोलते हैं, ठीक है, चित्र भी आप बता रहे हो और आप साथ में बोल भी रहे हो, ठीक है, उसमें आवाज़ भी है। और तुलना, यानी कि हम किसी चीज़ में जो है उसको तुलना करना बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, कहानी के जरिए बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलकर समझा रहे हैं, इत्यादि शामिल होते हैं। तो दृष्टांत कौशल के कुछ घटक होते हैं, जैसे कि सरल उदाहरणों का चयन करना, उदाहरणों को रुचिकर करना, उदाहरण आदि के लिए उपयुक्त माध्यम का चयन करना, उदाहरण के लिए उपयुक्त विधियों का चयन करना, दृष्टांतों की उपयुक्त संख्या होनी चाहिए, उदाहरणों की जो हम एग्जाम्पल जो बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में है, उदाहरणों की संप्रत्य एवं विचारों से संबद्धता होना, विद्यार्थियों द्वारा दृष्टांत या उदाहरण दिए गए हों, ओके। फिर है हमारा मूल्यांकन सूची। मूल्यांकन सूची में क्या आएगा आपका, इस कौशल की मूल्यांकन सूची का निर्माण भी जो है प्रस्तावना कौशल की मूल्यांकन सूची की तरह ही किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले अब आपका आएगा व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल क्या है, कक्षा में सभी बालक एक जैसे नहीं हुआ करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे वीक होते हैं, कुछ थोड़े वीक होते हैं, कुछ बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। तो सामान्य तो होते नहीं है, अलग अलग होते हैं। तो कुछ सामान्य बुद्धि के, कुछ परिपक्व, कुछ अरिपक्व होते हैं। सभी को ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षक का कर्तव्य है। अब शिक्षक का कर्तव्य यह है कि वो हर किसी को ज्ञान दे, चाहे वो वीक हो, चाहे वो होशियार हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो। तो उसके स्टैंडर्ड यानी कि उसी मानसिक क्षमता के अनुसार बच्चों को, शिक्षक को जो है समझाना होता है। तो विषय वस्तु को सरल बनाकर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना और उसे ग्रहण करने योग्य बनाने के लिए कौशल को ही व्याख्या कौशल का नाम दिया गया है। इसका प्रयोग सभी विषयों में अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण संभव नहीं होता। इसमें विषय वस्तु से संबंधित कथनों से इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि वे कथन या अर्थ को स्पष्ट रूप से दर्शाने लगते हैं। जैसे कि स्पष्ट व्याख्या कौशल के कुछ घटक बताए हैं। कथनों में तारतम्यता, ये क्या है आपका, व्याख्या के दौरान प्रयोग हुए कथनों में आपसी तालमेल होना अति आवश्यक होता है, अन्यथा व्याख्या में जो खिचड़ी बन जाती है। मान लीजिए आप किसी बच्चे को कोई व्याख्या कर रहे हैं किसी सेंटेंस की, तो उसमें जो है आप व्याख्या जिसकी कर रहे हैं तो उसी से तालमेल करते हुए आप उसको एग्जाम्पल देंगे, उसको समझाएंगे। अब मान लीजिए आपने सेंटेंस कुछ और पढ़ा और आप एग्जाम्पल कुछ और कहीं का दे रहे हैं, तो बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक तरीके से खिचड़ी बन जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, ओके। फिर है आपका असंबद्ध कथनों का अभाव। इसमें विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के दौरान विषय वस्तु से संबंधित कथनों का ही अधिकतर प्रयोग करना चाहिए। जो आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही जो आप बात कह रहे हैं उसका ही सबसे ज़्यादा जो है आपको प्रयोग करना चाहिए। भाषा में धारा प्रवाह, शिक्षक व्याख्या के लिए प्रभावपूर्ण भाषा बोले और प्रवाह इतना होना चाहिए कि सभी विद्यार्थी सुगमता से उसे विचारों को सुने और समझ सके। यानी कि शिक्षक की आवाज़ में, शिक्षक के भाव में, शिक्षक के बोलने में ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल शांत हो जाए और बिल्कुल उसमें खो जाएं कि भाई शिक्षक क्या बता रहा है, उसमें उनको इतना इंटरेस्ट आए कि वो सुनते ही रहे कि। तो इस तरीके से जो भाषा है ना उसमें धारा प्रवाह होनी चाहिए, ओके। फिर आपका परस्पर जोड़ने वाले शब्द, तो विभिन्न विचारों या कथनों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों जैसे कि मुहावरे हैं, कड़ियों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए आप हिंदी की क्लास ले रहे हो, हिंदी की क्लास में आप कुछ चीज़ें बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसके बीच में आप मुहावरों को जोड़ सकते हो, कुछ ऐसी कड़ियों को जोड़ सकते हो जो उस टॉपिक को ऐड कर रही हो और बच्चों को एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट, इसको बड़ा कर लूँगा, 2 मिनट रुके। हाँ,
जैसे लिए परिणाम स्वरूप होता है। फिर आपका स्पष्ट प्राथमिक कथन, व्याख्या शुरू करने से पहले प्रारंभ करते समय शिक्षक जो है स्पष्ट वाक्य द्वारा विद्यार्थियों को बता दे कि शिक्षक क्या पढ़ाने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे ही हम क्लास जाते हैं तो क्लास में हम बच्चों को पहले ही बता दें स्पष्ट रूप से कि भाई बच्चों आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज में हम ये पढ़ने वाले हैं। फिर आपका उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, व्याख्या में किसी वस्तु या घटना आदि के लिए शिक्षक उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करे, अन्यथा असमंजस की स्थिति पड़ जाती है। मान लीजिए आपने गलत वर्ड का यूज कर लिया तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि मैंने क्या बोल दिया, और बच्चे भी सोचेंगे ये टीचर हमें क्या समझा रहा है। तो उपयुक्त शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। व्याख्या कौशल के प्रयोग के लिए कुछ सावधानियां भी होनी चाहिए। वो सावधानियां क्या होनी चाहिए? व्याख्या सरल भाषा में होनी चाहिए। व्याख्या को उपदेश का रूप नहीं देना चाहिए। मान लीजिए आप किसी चीज़ की व्याख्या दे रहे हो लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि आप उपदेश दे रहे हो, इस तरीके से व्याख्या को नहीं देना। ठीक है, व्याख्या में शामिल विचार जो है क्रमबद्ध होने चाहिए। ठीक है, फिर आपका व्याख्या में पाठ से संबंधित बातों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने व्याख्या असंबंधित यानी पाठ से रिलेटेड ही आप टॉपिक से बात करोगे, पाठ से बाहर की बातों में शामिल करके उसकी व्याख्या नहीं करने लगोगे। मान लीजिए आप अपने घर का एग्जाम्पल देने लग गए या फिर आपने कहीं मूवी का एग्जाम्पल देने लग गए तो पाठ से आप भटक गए, तो आपको पाठ से संबंधित ही बातों को शामिल करना है। फिर आपका व्याख्या जो है विद्यार्थियों की आयु, अनुभव एवं मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए कि बच्चा भाई कितने लेवल का है और कितना सीख सकता है, तो आप उसी प्रकार से उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपका व्याख्या पाठ के उद्देश्यों के अनुसार जटिल, लंबी तथा छोटी होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से आप किस क्लास को पढ़ा रहे हो उस हिसाब से ही आपकी व्याख्या जो है जटिल, सरल और उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो छोटी व्याख्या करोगे, अब उसके लिए तो आप आधा घंटा लेक्चर नहीं दे सकते। बड़े क्लास में यह है कि आप थोड़ा लंबा बोल सकते हो, व्याख्या दे सकते हो। ठीक है, फिर आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल, कक्षा पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक का मुख्य उद्देश्य जो है पाठ को प्रभावशाली बनाना होता है। तो इस कार्य के लिए शिक्षक कई प्रकार की विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करता है। तो कक्षा में विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षक कई प्रकार के उद्दीपन प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करता है। ठीक है, जिससे कि बच्चों का जो है कक्षा में मन लगे। तो इन उद्दीपनों में शिक्षक स्वयं भी उद्दीपन के रूप में कार्य करता है। जैसे कि शिक्षक सभी पक्षों में विभिन्नता लाकर या परिवर्तन लाकर विद्यार्थियों की ओर आकर्षित कर सकता है। लिखित पक्ष कक्षा में उद्दीपनों को कुशलतापूर्वक परिवर्तन के कौशल को ही उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। अब उद्दीपन परिवर्तन कौशल के कुछ घटक होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है आपका शरीर संचालन। ठीक है, तो कक्षा में शिक्षक की शारीरिक क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मान लीजिए आप कक्षा में खड़े हुए हो और आप बिल्कुल सामने से ऐसे खड़े हुए हो, ना यूँ देख रहे हो ना इधर देख रहे हो, बस सामने बोलते चले जा रहे हो, बोलते चले। बच्चे क्या करेंगे? उसमें बच्चे जो है ज़्यादा वो नहीं होंगे, लेकिन शिक्षक जो है उनकी भी क्रियाएं, भाई आपको थोड़ा सा बच्चों को समझाना है, बच्चों को अपनी कुछ क्रियाएं और शारीरिक क्रियाएं रहित शिक्षक भी कक्षा में एक अरुचिकर यानी पत्थर की मूर्ति के समान लगेगा। आप बिल्कुल साक्षात खड़े हो गए और बस आप जैसे कि वो बोलते हैं ना, मूर्ति खड़ी हो गई और वो बोलती चली जा रही है, तो बच्चे क्या है उसमें बच्चों को रुचि नहीं आएगी। तो शिक्षक को जो है क्रिया करते रहने हैं। शिक्षक को अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, अपने हाथ, कभी पैर का मतलब ऐसे नहीं कि हिला रहे हैं बैठ के, ऐसे नहीं, कभी इधर दाएं बाएं, जैसे कि उसको मूव होना है, उसको क्रिया करनी है। ठीक है, ऐसे शिक्षक कक्षा में बिना हिले डुले पढ़ते रहते हैं, तो वो जो है अच्छा नहीं रहता। फिर है आपका हाव भाव या भाव मुद्रा, जो चेहरे की हाव भाव है या भाव मुद्रा कक्षा में पाठ को जो है प्रभावशाली बनाती है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई जैसे आप पाठ पढ़ रहे हो, हिंदी का कुछ पढ़ा रहे हो, कविता पढ़ा रहे हो, तो आपके हाव भाव आपके चेहरे से आने चाहिए समझाते समय। या फिर आप कोई कहानी सुना रहे हो तो आपने जो उतार चढ़ाव आ रहा है तो वो हाव भाव जो है आपको आपके चेहरे से टीचर के जो है पता होने चाहिए। इससे जो होता है ना पाठ को जो है प्रभावशाली बनता है। इसके अंतर्गत जैसे कि मुख मुद्रा है, जैसे कि मुख की जो मुद्रा होती है, जैसे कि कोई हंसने का टॉपिक आया तो आप हंस रहे हैं, हंसना है, और फिर बहुत चढ़ाना है, संवेग आदि, आँखों के संकेत, सिर हिलाना, हाथ से संकेत देना, रुकने का संकेत देना, चुप रहना आदि ये शामिल होते हैं। तो ये सारे हाव भाव जो है चेहरे से प्रकट होने चाहिए। ओके, फिर है आपका आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना, जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि कहाँ पे आपको कौन से टॉपिक पे उतार चढ़ाव यानी कि हल्के बोलना है, कौन से पे आपको, ये ज़्यादातर जब हम बच्चों को व्याख्या कर रहे होते हैं या फिर हम बच्चों को हिंदी में पढ़ा रहे होते हैं कविताएं वगैरह, उसमें भी हमें जो है अपना आवाज़ का भी उतार चढ़ाव देखना चाहिए। ठीक है, फिर है आपका भाव केंद्रीकरण। इस कौशल के अंतर्गत किसी विशेष बिंदु, घटना आदि की विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने किया जाता है। केंद्रीकरण करने के लिए शाब्दिक केंद्रीकरण यानी कि मुद्रात्मक केंद्रीकरण और शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण शामिल है।
तो शाब्दिक केंद्रीकरण में शब्दों का प्रयोग करके उन्हें बार बार दोहराकर ध्यान का केंद्रीकरण किया जाता है। जैसे सभी बच्चे इधर देखो, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, अब आप बार बार कहोगे तो बच्चे देखेंगे, आप उनका जो है ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर रहे हो। मेरी ओर ध्यान से देखो तो बच्चे देखेंगे। तो बाहर किसी को नहीं देखना, क्योंकि अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, तो बच्चे जो इधर उधर देख रहे हैं वो सामने देखने लग जाएंगे कि भाई ऐसे क्या इंपॉर्टेंट मैम जो है या सर बताने वाले हैं, ठीक। तो मुद्रात्मक केंद्रीकरण के केवल भाव मुद्रा के सहारे विद्यार्थियों का ध्यान जो है गलत दिशा की ओर ना लगकर वस्तु की ओर आकर्षित करना आना चाहिए। फिर है आपका शिक्षक विद्यार्थी के अंतःक्रिया के प्रारूप में परिवर्तन। तो शिक्षक और विद्यार्थी के अंतर्गत भी एक अंतःक्रिया होनी चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी का भी एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया का होना एक अति आवश्यक होता है, वरना जो कक्षा का वातावरण होता है वो एकदम नीरस और उबाऊ हो जाता है। मान लीजिए बच्चे हैं, अगर टीचर को पसंद नहीं कर रहे तो वो जो भी कुछ अच्छा भी पढ़ाएगा तो बच्चे उसको समझेंगे ही नहीं। बच्चे कहेंगे अरे यार बड़ा बोरिंग पढ़ा रहा है, हटो, मज़ा नहीं आ रहा। तो बच्चे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अपने माइंड को इधर उधर लगाएंगे, उनके दिमाग में कुछ चलेगा, कभी दाएं देखेंगे, कभी बाएं देखेंगे, कभी पेन से कुछ लिखेंगे। और फिर टीचर, अगर टीचर का कम्युनिकेशन बच्चों से अच्छा नहीं होगा, उनकी अंतःक्रिया कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, तो टीचर भी जो है पढ़ाएगा पर उसको पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आप सोचो कि मैं बोलता चला जा रहा हूँ या तो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो इसलिए क्या होता है, शिक्षक और विद्यार्थी के अंतर्गत एक अंतःक्रिया होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब शिक्षक बोले तो बच्चा जो है उसको ध्यान से सुनना हो, ठीक है, और जब शिक्षक को भी लगे कि हाँ भाई ठीक है। तो इन अंतःक्रिया का प्रारूप जो है निरंतर बदलते रहना चाहिए। फिर है दृश्य श्रव्य क्रम परिवर्तन। पढ़ाते समय जो है कक्षा में प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्री के क्रम में निरंतर परिवर्तन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक टॉपिक ले लिया और आपने जिस पैटर्न पे आप बच्चों को सिखा रहे हो, बच्चों को पहले शुरू में उसमें इंटरेस्ट आया, लेकिन आगे चल के आप वही पैटर्न पे बच्चों को पढ़ाए जा रहे हो, वही उसी तरीके के एग्जाम्पल दिए जा रहे हो, तो एक टाइम बाद क्या होगा, बच्चे जो है बोर हो जाएंगे। तो बच्चों टीचर को जो है पढ़ाने की प्रक्रिया जो होती हैं, उनको जो समझाने के जो उनके तरीके होते हैं, उनको निरंतर चेंज करते रहना चाहिए, उसमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। इससे जो है विद्यार्थी का ध्यान जो है शिक्षक की ओर केंद्रित रहता है। शिक्षक को शरीर चाहिए कि वह कभी दृश्य सामग्री का प्रयोग करे तो कभी श्रव्य सामग्री का प्रयोग करे, ठीक है। फिर आपका विराम प्रयोग। कक्षा में शिक्षक को अपनी व्याख्या प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार विराम का भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप बोलते चले जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ पूछना भी है या कुछ है तो वही इंतजार करेगा कि टीचर रुके, लेकिन टीचर तो शुरू हो गया तो बस वो जाके फुल स्टॉप पे ही रुकेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जो है उसको विराम भी देना चाहिए, थोड़ा रुक कर भी व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं पूरा अगर ये टॉपिक आपको आज पढ़ाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसका भी एक पार्ट 3 भी मुझे बनाना होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो बस आपको क्या करना है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसा लगा। ओके, बाय बाय।